किसी दिए हुए क्षेत्र कैपिटल डी में जेड क्या है? सम्मिश्र संख्या जेड के प्रत्येक मान के संगत एफ जेड, या इसको डब्ल्यू से लिख देते हैं, डब्ल्यू के एक या एक से अधिक निश्चित मान हो तो डब्ल्यू जेड का सम्मिश्र फलन कहलाता है। W इक्वल टू हम एफ जेड लिखते हैं, और एफ जेड को हम लिखते हैं U, जो कि एक्स और वाई का फलन होगा, प्लस आयोटा V एक्स और वाई का फलन होगा, उसके फॉर्म में लिखते हैं, जहां U तथा V वास्तविक फलन हैं। तो कोई भी सम्मिश्र फलन होगा वो एफ जेड जो है वो U प्लस आयोटा V के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां U और V वास्तविक फलन होंगे। ठीक है ना? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, माना एफ जेड बराबर है ई की पावर जेड, तो ये एक सम्मिश्र फलन है क्योंकि जेड एक सम्मिश्र संख्या है, जहां जेड क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई, तभी तो सम्मिश्र फलन बना। अब इसमें यू और वी क्या होगा, वो कैसे निकलेगा? इसको सॉल्व करें यदि हम, तो ई की पावर जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। और मैंने आपको ई की पावर आयोटा थीटा का फार्मूला लिखाया था, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। और यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसके साथ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? तो ये आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई। तो कोई भी सम्मिश्र फलन होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अतः u जो कि x और y का फलन होगा वो क्या आ जाएगा? e की पावर x cos y, और v भी x और y का फलन है, वो क्या आ जाएगा? e की पावर x sin y। इस तरह से हम इनको किसी भी सम्मिश्र फलन को परिभाषित कर सकते हैं। तो कोई भी फलन होगा सम्मिश्र फलन, उसको u प्लस आयोटा v लिखा जाएगा। ये हम ध्यान रखें हमेशा, ये बात हमारे काम आएगी, प्रूफ करेंगे हम, उनमें हमारे काम आएगी। सम्मिश्र फलन को इस फॉर्म में लिखा जाएगा। यू एक्स वाई का क्या मतलब है? जो यू है वो एक्स और वाई का फलन है, यानी कि ये एक चर का फलन नहीं है, दो चरों का फलन है। तो यदि इसका अवकलन करना होगा तो इसका आंशिक अवकलन होगा, या तो एक्स के सापेक्ष या वाई के सापेक्ष। आंशिक अवकलन आपने पढ़ा है ना, यदि आप डेल यू ओवर डेल एक्स करेंगे, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, वाई को कांस्टेंट मानना है। डेल यू ओवर डेल वाई करेंगे तो वाई के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स को कांस्टेंट मानना है, उस तरीके से। ठीक है, तो ये तो बात हुई सम्मिश्र फलन की, कि सम्मिश्र फलन क्या होता है। अब हम इसकी बात करें कि किसी भी फलन की सीमा क्या होती है। तो जैसे हमने रियल में पढ़ा था वैसे ही सीमा की वही डेफिनेशन है यहाँ पर भी, केवल वो जो वैल्यू है वो क्या बन गई है? सम्मिश्र संख्या हो गई है बस। तो उसके लिए हमको एक परिभाषा और चाहिएगी अभी हमको, उससे पहले प्रतिवेश, नेबरहुड, इसको शॉर्ट में NBH लिख देते हैं, नेबरहुड। तो नेबरहुड क्या होता है किसी संख्या का, वो हमको परिभाषित करना पड़ेगा, तब हम इसको परिभाषित कर पाएंगे, है ना? तो लिखिए,
नेबरहुड की परिभाषा, एक धनात्मक वास्तविक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 के संगत सम्मिश्र संख्या Z0 का डेल्टा प्रतिवेश बिंदुओं Z का वह समुच्चय है, बिंदुओं Z का वह समुच्चय है जिनके लिए मॉड Z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा हो। यहां डेल्टा को प्रतिवेश की त्रिज्या कहते हैं। संकेत में लिखते हैं इसको डेल्टा नेबरहुड ऑफ Z0, डेल्टा नीचे लगा, डेल्टा नेबरहुड Z0, इसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनके लिए मॉड Z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा होगा। यदि हम चित्र में बात करें तो Z0 को केंद्र मान करके डेल्टा त्रिज्या के वृत्त के अंदर स्थित बिंदु, क्या मतलब हुआ इसका, अर्थात Z0 को केंद्र मानकर डेल्टा त्रिज्या के वृत्त के अंदर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, जैसे हम बात करें ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये कोई Z0 बिंदु है, तो Z0 को केंद्र मान करके डेल्टा त्रिज्या का जो वृत्त बनेगा, इस वृत्त के अंदर जो आएंगे, परिधि शामिल नहीं होगी, यहाँ लेस देन का साइन है तो परिधि को शामिल नहीं करेंगे, इसके अंदर स्थित वाले जो बिंदु होंगे वो सारे बिंदुओं का जो समुच्चय है, उस समुच्चय को हम कहते हैं Z0 का डेल्टा प्रतिवेश। ठीक है, वो क्या कहलाता है, Z0 का डेल्टा प्रतिवेश कहलाता है वो। ठीक है, आ गया समझ में प्रतिवेश। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आगे चलते हैं, इसमें एक निष्कासित प्रतिवेश की बात और करते हैं हम। निष्कासित प्रतिवेश क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस जो प्रतिवेश हमने बनाया है, इस प्रतिवेश में इस वृत्त के अंदर वाले सभी बिंदु शामिल हैं, यानी कि केंद्र भी शामिल है, Z0 भी इसका समुच्चय का अवयव है। यदि इस Z0 को हटा दिया जाए, जिसको केंद्र मान करके आपने वृत्त बनाया है, उस बिंदु को शामिल ना करें यदि समुच्चय में, तो फिर जो बनेगा उसको हम कहेंगे निष्कासित प्रतिवेश। निष्कासित प्रतिवेश, और निष्कासित प्रतिवेश का मतलब हो गया एन डैश डेल्टा Z। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूले में ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देना होगा, 0 इज लेस देन मॉड Z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा। अब देखिए ये करने से क्या हुआ, यहां पर आप Z की वैल्यू Z0 रख सकते थे, क्योंकि यदि आप Z के स्थान पर Z0 रखते तो Z0 माइनस Z0 जीरो आ जाता, 0 लेस देन डेल्टा ट्रू है, तो Z0 इसका समुच्चय का अवयव हो गया। लेकिन अब यहां पर आप Z0 नहीं रख सकते, क्योंकि Z0 माइनस Z0 करेंगे जीरो आएगा, तो 0 इज लेस देन 0, दैट इज फॉल्स। तो Z0 की वैल्यू Z की वैल्यू आप Z0 के अलावा और कुछ रख सकते हैं, ऐसी वैल्यू जो कि डेल्टा के अंदर हो, यानी इस वृत्त के अंदर हो, पर Z0 खुद नहीं हो सकता, तो इसको कहते हैं निष्कासित प्रतिवेश, है ना। इसी बात को हम क्या कहते हैं, निष्कासित प्रतिवेश कहते हैं। अर्थात बिंदु Z0 के डेल्टा प्रतिवेश में से
Z0 को हटा दिया गया है, तो उसको निष्कासित प्रतिवेश उसका नाम हो गया, कि वो एक क्या है, निष्कासित प्रतिवेश है। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई? यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बता दूं ये सारा नीचे वाला। और हम लिखते हैं सम्मिश्र फलन की सीमा। सम्मिश्र फलन की सीमा का मतलब है किसी बिंदु Z0 के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित फलन fz की सीमा Z के Z0 की ओर प्रवृत्त होने की दिशा में स्मॉल l कहलाती है, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान है कि, देखो निष्कासित प्रतिवेश लिया है तो 0 लेस देन मॉड z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। ये डेल्टा प्रतिवेश हो गया, इसका निष्कासित प्रतिवेश हो गया। इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉड fz माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इसी बात को हम कैसे लिखते हैं, इसी बात को हम लिखते हैं लिमिट z टेंस टू Z0 fz इक्वल टू l। यानी कि fz की जो सीमा है वो l है, fz की जो सीमा है वो क्या है, l है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, देखो इसको समझ लो और समझ लो। देखो दोबारा समझो क्या कहना चाह रहे हैं। केवल ये कह रहे हैं कि आपने Z0 का एक निष्कासित प्रतिवेश बनाया, तो आप Z0 का कैसा भी प्रतिवेश बनाएं, हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको Z0 का प्रतिवेश ऐसा होगा, एग्जिस्ट करेगा कि fz माइनस l एप्सिलॉन से छोटा है। देखिए यदि हमने यहाँ पर Z0 को केंद्र मान करके एक प्रतिवेश बनाया, तो कोई जो फलन होगा वो इन सारी वैल्यूज को कहीं ना कहीं मैप करेगा। fz ये जो फंक्शन है आपका, अब ये कहां पर मैप करता है, ये एक मिनट fz, ये क्या करता है, इसको l को केंद्र मान करके एक एप्सिलॉन त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। तो ये सारे के सारे जो बिंदु आएंगे इस वृत्त के अंदर, वो इसके अंदर ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बिंदु, अब z को जैसे जैसे आप Z0 के नजदीक लाओगे, यहां पर जो होगा वो fz l के नजदीक आएगा, यानी कि fz इस वृत्त के अंदर ही होगा, तभी तो z यदि इस वृत्त के अंदर है तो fz इस वृत्त के अंदर होगा। जैसे से z Z0 के पास आएगा वैसे वैसे ही fz l के पास आएगा। इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं बस। यानी कि यदि आपने यहाँ डेल्टा त्रिज्या का वृत्त लिया, तो इस केस में आपको त्रिज्या कुछ और मिल सकती है,
पर ये सारे बिंदु होंगे इस वृत्त के अंदर ही। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहीं बाहर हो जाए कि इसमें कोई बिंदु है Z1 और उसका प्रतिबिंब इसके वृत्त के बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। या यहाँ पे कोई बिंदु बाहर है, उसका प्रतिबिंब इस वृत्त के अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं, यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसको हम कहते हैं फलन की सीमा। अब इसमें देखो Z0 का निष्कासित प्रतिवेश क्यों लिया? क्योंकि Z0 पर फलन परिभाषित हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि यदि Z0 पर फलन परिभाषित है तो जो उसकी वैल्यू है वही क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। यदि Z0 पे फलन परिभाषित है तो L बराबर क्या, तो f ऑफ Z0 बराबर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए हमने परिभाषा में लिखा है कि Z0 के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित फलन, यानी Z0 पर परिभाषित नहीं है। Z0 परिभाषित हो गया तो फिर लिमिट में कुछ बचा ही नहीं, वो तो जो f Z0 वही लिमिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें Z0 पे फलन परिभाषित नहीं है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है लिमिट का। इसके अलावा बाकी सारे बिंदुओं पर फलन क्या है? परिभाषित है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात अशोक? हाँ सर। रचना तुम बताओ। हाँ सर, ये तो आ रहा है समझ। ये आ रहा है ना समझ में? अब इसी के आधार पर ही हम सांतत्य की परिभाषित करते हैं कि सांतत्य क्या होता है ना? तो सांतत्य को परिभाषा को और हम परिभाषित कर लें। सीमा, अब देखिए यदि Z0 पर ये जो लिमिट है, फंक्शन की लिमिट L हो जाए और fz0 बराबर L हो जाए, ये जो L है ना इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? fz0 हो जाए, यानी Z0 पे फलन परिभाषित हो और इसकी जो सीमा है वो Z0 के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में हमको कह देते सतत कह देते हैं। यानी सतत की परिभाषा में कोई चेंज नहीं है, केवल यहां पर L के स्थान पर fz0 हो जाएगा बस। तो फलन क्या कहलाएगा? सतत फलन कहलाएगा। ठीक है, लिखो सांतत्य कंटिन्यूटी। इसमें लिखिए क्षेत्र कैपिटल D में सम्मिश्र चर फलन, सम्मिश्र चर Z का फलन fz बिंदु Z0 पर सतत फलन कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान है ताकि क्षेत्र D में प्रत्येक Z के लिए क्या हो जाएगी कंडीशन? मॉड fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो सीमा वाले में यहाँ पर हमने L लिखा था, L की जगह यहाँ पर क्या हो गया? fz0 हो गया, तो ये फलन क्या कहलाएगा? सतत फलन कहलाएगा। ठीक है ना? इसी तरह हम अवकलनीयता को भी परिभाषित कर सकते हैं कि अवकलनीय फलन क्या होता है।
अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी। माना कि W बराबर एफ जेड कैपिटल D में परिभाषित सतत फलन है, तो एफ जेड जेड पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड परिमित रूप से विद्यमान एवं अद्वितीय हो। परिमित रूप से विद्यमान एवं अद्वितीय हो। ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, और इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमने जेड के फॉर्म में लिखा है, इसको हम पुनः एफ जेड का Z0 पर, एफ जेड का Z0 पर अवकलनीय, एफ जेड की Z0 पर अवकलनीयता, वो क्या लिख देंगे हम, लिमिट Z टेंस टू Z0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0। देखिए कहने दोनों का मतलब एक ही है। आप क्या कह रहे हैं कि ये कोई बिंदु है जेड, पहली वाली परिभाषा, इस पर आपको अवकलनीयता चेक करनी है। तो अब दूसरा बिंदु क्या लोगे, इसके नजदीक वाला बिंदु, वो आपने क्या ले लोगे, इसके नजदीक कोई बिंदु जेड प्लस डेल्टा जेड। अब जैसे जैसे ये, इस स्थिति में ये जो रेशो है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस जेड, इसमें से घटाना होता है तो डेल्टा जेड ही बचेगा। कब, जबकि ये बिंदु इसके तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी कि डेल्टा जेड 0 हो रहा है। या फिर इसी बात को ऐसे लिख दो, ये जेड 0 है, यहां पर जेड है, तो क्या हो गया, एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0, जबकि जेड जेड 0 पर अग्रसर हो रहा है, जेड जेड 0 की तरफ क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। उस स्थिति में हम इसे अवकलनीयता कहते हैं। अब ये लिमिट परिमित रूप से और अद्वितीय विद्यमान होनी चाहिए। अब हम वास्तविक विश्लेषण में हम क्या कह देते थे कि इसका दायां और बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो हम कहें जो बिंदु है जेड, जेड से जेड 0 पर आने के दो ही रास्ते हैं, या तो लेफ्ट से आएंगे या राइट से आएंगे, जबकि यहाँ पर जेड से जेड 0 पर आने के बहुत सारे रास्ते हैं, समस्थल में कहीं से भी आ सकते हैं। वास्तविक रेखा पर यदि हम बात करें, ये एक्स है, ये एक्स नॉट है, तो एक्स से एक्स नॉट पर जाने का या तो इधर से जाएंगे या फिर एक्स यहाँ पे होगा तो इधर से जाएंगे। केवल दो ही रास्ते पॉसिबल है, इसलिए हम वहां कहते हैं दायां अवकलज इक्वल टू बायां अवकलज होगा, तो हम उसको कहेंगे अवकलनीय। यहाँ पर हम कहते हैं ये अद्वितीय हो, यानी किसी भी रास्ते से आए सबके लिए वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि फलन कैसा है, अवकलनीय है।